आनी गैंग्रीन, इसका दूसरा नाम रोज़ है। ये कहानी लिखी है अगे ने। यह अगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों में संबंध किस प्रकार टूटते हैं। मतलब वो जो रिश्ता होता है वो एक बोझ बन जाता है। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज़ होता है। मतलब ऐसा लगता है कि बोरिंग लाइफ डेली चली जा रही है और उसको फॉलो करते रहते हैं। तो उसको इसमें ऐसी ये इस लाइन से पता चलता है कि उनकी लाइफ कितनी बोरिंग हो चुकी है। बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। मतलब नई कहानी से आने के आप पहले की ये कहानी है। इसमें पात्र कौन कौन है? एक तो कथावाचक है जो अपनी दोस्त के यहाँ जाता है जिसका नाम मालती है। मालती के यहाँ जाता है उसका डॉक्टर महेश्वर जो मालती का पति है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम टीटी है। अब इसके प्रमुख उद्धरण क्या क्या है? मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना, हाथ सो गया, पाँव सो गया तो वो हिलता नहीं है। तो उसी प्रकार से उसकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है। चिर विस्मृत में मानो मर गया हो, उतने क्षीण बल से उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। मतलब वो एक जीती जागती कठपुतली थी, सिर्फ उसके मन में कुछ इमोशंस नहीं थे उस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में ही कर रही है। मतलब वहाँ ऐसे माहौल में जाकर मैं भी वैसा ही, मतलब इतनी नेगेटिविटी है वहाँ पर कि वहाँ जाकर वो भी वैसा ही होता जा रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकार की ओर बढ़ा रखी है। ऐसा लग रहा है वो नेगेटिविटी मुझे भी अपने आगोश में भर लेगी, वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज इतने ही बज जाते हैं। मालती ने सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। मतलब आसपास के वातावरण को देखने का भी उनके पास टाइम नहीं था, उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की धड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा 11 बज गए।